सो आज हम लोग चैप्टर 6 जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। एक मिनट। तो हम लोगों ने जो क्लास 12th का मैं फ्री कोर्सेज पढ़ाना 15 मार्च को शुरू किया था, तो वो अभी तक चल रहा है। तो अभी हम लोग लास्ट क्लास में चैप्टर 5 हमने कंप्लीट किया है, तो चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये क्लास 12th एनसीईआरटी में फॉलो कर रहा हूँ। आप लोग कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, जैसे आर.डी. शर्मा है या आर.एस. अग्रवाल है या केसी सिन्हा की बुक है या कोई सी बुक आप कर सकते हैं। तो मैं एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ। जिनको डाउट्स है आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसमें ज्वाइन करके तो वहां पे आपको लिंक मिलेगा लाइव क्लास का। गूगल मीट पे क्लास होती है। और अभी हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो हमने डेरिवेटिव सीखा था, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं और डिफरेंशिएशन के बाद है ना जो एफ डैश एक्स जो मिलता है मुझे उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन करके है ना फंक्शन का जो डेरिवेटिव निकलता है, सो उसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, एप्लीकेशन क्या है, तो वो इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली। तो सबसे पहले जो है इसमें आप देखेंगे तो आपको कहा चला इन चैप्टर 5 जो पिछला चैप्टर था उसमें हम लोगों ने देखा था, चैप्टर का नाम था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो वो चैप्टर हमारा था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो इसमें क्या है, सो वी हैव लर्नड हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव, है ना। तो हमने देखा डेरिवेटिव कैसे निकालना है। अब क्या है उसका यूज कैसे करना है, सीधा मैं आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहला जो टॉपिक इसमें आपको देखना है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, तो आइए पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, सो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हमें देखना है। और इसमें जो पहला टॉपिक है वो रेट है ना। सो रेट ऑफ चेंज। सो रेट ऑफ चेंज का जो मैथमेटिकल मीनिंग है, अब अगर एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है तो उसको हम लोग लिखते हैं जैसे डेल्टा से। सो जैसे डेल्टा एक्स अगर मैं लिखूं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं होता है चेंज इन एक्स। ठीक है, तो ये एक्चुअली चेंज ऑन इंटरवल होता है। और एक dx होता है उसका मीनिंग भी है चेंज इन एक्स। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस ये है जो dx एक्चुअली इंस्टेंटेनियस है एट अ पॉइंट, और जो डेल्टा एक्स है वो एक इंटरवल पे है। तो ये डिफरेंस है। तो जैसे अभी हम इसका एप्लीकेशन देखें, जैसे हम लिखते हैं, आप लोग सब लोग वेलोसिटी का डेफिनेशन जानते हैं। सो अगर आप वेलोसिटी का फिजिक्स में जो डेफिनेशन लिखते हैं, है ना, सो वेलोसिटी का जो डेफिनेशन फिजिक्स में है, क्या है डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये तो हो गया लैंग्वेज में डेफिनेशन। इस चीज को हम मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं। तो मैथमेटिकली क्या होगा, तो अगर मैं इसी को मैथमेटिकली लिखूं तो मैथमेटिकली आएगा कि जैसे वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, सो v इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज का मतलब यहां पे होगा d अपॉन d किसके रेस्पेक्ट में, तो रेट ऑफ चेंज कुछ नहीं लिखा हुआ है तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होगा। तो आप यहां लिख भी सकते हैं, सो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एक्चुअली। सो यहां से आ जाएगा ds अपॉन dt। सो v जो है ds अपॉन dt के इक्वल है। सो v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया वेलोसिटी का, कि वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां s डिनोट कर रहा है, वेयर s डिनोट्स डिस्प्लेसमेंट, है ना। सो s डिनोट्स डिस्प्लेसमेंट। सो यहां हम आपको फिजिक्स नहीं पढ़ाएंगे एक्चुअली, तो हम एक्चुअली देख रहे हैं मैथमेटिकली कैसे चीजों को एक्सप्रेस करते हैं। एक्चुअली आप देखते हैं कि मैथमेटिक्स द लैंग्वेज ऑफ साइंस। तो जो साइंस में जितने इनोवेशंस होती है, नई नई चीजें आती हैं, तो उसको एक्सप्रेस वो लोग मैथमेटिकली ही करते हैं ना। कोई भी इक्वेशन जैसे E इक्वल टू mc स्क्वायर है, या आप जानते हैं, है ना, जैसे यही लिखा मैंने v बराबर ds अपॉन dt। तो वेलोसिटी का डेफिनेशन लैंग्वेज में ये है, मैथमेटिकली वही चीज को हमने ऐसा लिख दिया।
तो ये आपका हो गया वेलोसिटी का डेफिनेशन। तो हमें मेनली समझना क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, हमें ये समझना है। तो रेट, इसको हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बस ये मैं बताना चाह रहा हूं आपसे। इसमें क्या है कि जो पहली एक्सरसाइज है क्लास 12 में चैप्टर 6 जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, उसकी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आपको रेट ऑफ चेंज पे ही सारे कॉन्सेप्ट हैं। जैसे अगर हम लिखें रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, अगर कुछ नहीं लिखा मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स लिखा, तो बाय डिफॉल्ट ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। तो इसका मतलब होगा dx अपॉन dt, और एक होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y से सिंपली लिख दिया, तो ये एक्चुअली होगा dy अपॉन dt। यहाँ t मतलब टाइम है हमारा, t का जो मीनिंग है वो टाइम से है। और एक होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको लिखेंगे dy by dx। तो इसकी मीनिंग होगी dy अपॉन dx। ठीक है, तो dy by dx हम जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको यूज कैसे करेंगे, तो पूरा हमारा जो एक्सरसाइज है, बट अब रेट दो तरह का हो सकता है ना, रेट ऑफ चेंज एक्चुअली, अब जो रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, तो जो रेट ऑफ चेंज है, सो दैट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, है ना। सो दिस मे बी पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज, so this may be positive rate of change or negative rate of change। इस तरीके से पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज। तो इसमें क्या होगा, अगर रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव, मान लीजिए मैं इसी की बात कर रहा हूं, तो यहां पे जो मैं dy by dx यूज करूंगा दैट क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव, यानी यहां पे जो यूज करूंगा दैट क्वांटिटी विल बी नेगेटिव। जैसे कई बार दिया होता है ना कि length is increasing with respect to time with at the rate of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड मान लीजिए, तो इंक्रीजिंग है तो प्लस लेंगे, डिक्रीजिंग है तो माइनस लेंगे, मतलब ये कहने का मतलब है। तो इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए एक बार कॉन्सेप्ट देखते हैं एनसीईआरटी में क्या है। तो ये क्या बताना चाह रहा है, ये भी यही से शुरू कर रहा है कि ds अपॉन dt से स्टार्ट करते हैं। सो वी मीन दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, हालांकि है ना डिस्टेंस इज नॉट प्रॉपर वर्ड, जहां तो मुझे लगता है ना स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस है। सो रेट ऑफ है ना वो स्पीड हो जाएगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सो यहां लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम, ठीक है। सो इन अ सिमिलर फैशन व्हाटएवर, तो मेनली आपको क्या समझना है कि व्हाट इज दिस dy by dx, जिसको आप f डैश x भी लिखते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो आपका जो dy by dx है या f डैश x है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक, ये हो गया। सो दिस रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट x नॉट। तो यहां इन्होंने पॉइंट लिया है एट x नॉट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करेंगे। तो जैसे एट पॉइंट अगर आप बात करते हैं, सो दिस इज एट x इज इक्वल टू x नॉट, dy by dx एट x इज इक्वल टू x नॉट, या f डैश x नॉट भी इसको हम लिख सकते हैं, f डैश x नॉट भी ठीक है, मतलब ओके। फर्दर if two variable x and y are varying with respect to another variable, जैसे मान लीजिए t है, t के रेस्पेक्ट में वैरी कर रहा है, तो जैसे है ना x बराबर ft है, y बराबर gt है, तो हमने ये पहले भी देखा है कि लाइक वी कैन राइट dy by dx as dy upon dt upon में dx upon dt, इस तरीके से जहां पे dx upon dt ना हो जाए। तो ये सिंपली हमने पैरामीट्रिक फॉर्म जब कर रहे थे, डिफरेंशिएशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, तो उस केस में हम कैसा क्वेश्चन कर रहे थे। ओके, तो ये मेनली यही कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज का कि जो dy upon dx है उसका मीनिंग हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या dx upon dt है, इसका मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dy upon dt है, इसका मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो एग्जांपल्स मैं चाहता हूं आप लोग खुद ही सॉल्व करो, उसके बाद एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज जो है
तो आइए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं टोटल एक्सरसाइज में? ओके 18 क्वेश्चन है एक्चुअली। चलिए तो 18 क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग से ही कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो अगर इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से। तो ये 6.1 एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर और रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। तो सिंपल एरिया जो आपका है वो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जो एरिया है वो क्या है? पाई आर स्क्वायर है। सो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है। मुझे फाइंड करना रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो मींस अब आपको इस लैंग्वेज को मैथमेटिकली कन्वर्ट करना होगा। सो व्हेन यू कन्वर्ट दिस लैंग्वेज मैथमेटिकली, द मीनिंग इज rate of change of area with respect to radius means dA upon dr. So you have to find derivative of a with respect to r, and we simply know the derivative. So pi is constant and derivative of r square is 2r. So it is just 2r. So it is 2 pi r, and r is 3 centimeter. So you put r is equal to, say at 2 point they asked once, when radius is 3 centimeter, then what is the rate of change of area? When radius is 4 centimeter, then what is the rate of change of area? So in the first part, dA upon dr when r is equal to 3, so that is going to be 6 pi, and second part dA upon dr is equal to when r is equal to 4. Okay, so when r is equal to 4, so r is 4, then it becomes 8 pi. It becomes 8 pi. Okay, so d upon dr when r is 3, 6 pi. dA upon dr when r is 4 is 8 pi. Now so this is the answer for the first question. आइए इधर फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं सीधा। फर्स्ट हमने देखा, फिफ्थ देखते हैं। बाकी आप 2, 3, 4 आप लोग ट्राई कीजिए। फिफ्थ देखते हैं क्या कह रहा है। A stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circle at a speed of 5 centimeter per second. क्या बोल रहा है? Wave moves in a circle. तो जब वेव मूव कर रहा है इसका क्या मतलब? आपने ड्रॉप किया, so wave moves, so means यहाँ क्या मूव कर रही है? इसका रेडियस, so wave moves. so एक्चुअली आपको यहाँ पे जो पांचवा क्वेश्चन है dr upon dt दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये आपको खुद ही समझना होगा लैंग्वेज देख के। So a stone is dropped into a quiet lake and waves move into a circle at a speed of 5 centimeter per, तो ये सर्कल्स मूव कर रहा है, मतलब रेडियस मूव कर रहा है। So at an instant when radius of the circular wave is 8 centimeter, so when radius is 8, so how fast is the enclosed area increasing? अच्छा, coincidentally जो पहला क्वेश्चन था वही पांचवा क्वेश्चन भी सेम ही हो गया। So अब आपको क्या पूछ रहा है कि एरिया आपका पाई आर स्क्वायर है, so what is dA upon dt? YT बोल रहा है कि हाउ फास्ट इज एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रही है। तो कुछ नहीं बोला किसके रेस्पेक्ट, टाइम के रेस्पेक्ट में। एरिया कैसे बढ़ेगी? जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है एरिया कैसे इंक्रीज होगी? जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है रेडियस ऐसे इंक्रीज हो रही है। सो रेडियस इंक्रीज हो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से। सो एरिया किस रफ्तार से चेंज होगी? व्हाट इज द, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज गिवन टू यू। So क्या है यहां से? So you will have डिफरेंशिएट कर लीजिए। So 2 pi r. ओके, अच्छा जो लोग लाइव में है मैं बता दूं कि ये YouTube पे लाइव भी चल रहा है, मतलब जो अभी ना। So
So this is 2 pi r into dr upon dt by chain rule. Okay, by chain rule. तो ये आपको एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर. ओके, सो dA upon dt is equal to 2 pi r into dr upon dt, and dr upon dt ऑलरेडी आपको गिवन है और रेडियस भी यहाँ गिवन है. when radius is 8 centimeter, so when radius is 8 centimeter we have to find the rate of change. so simply हमें पता है 2 pi into 8 और into dr upon dt आपको फाइंड करना है. so dr upon dt आप फाइंड करेंगे तो यहां से आएगा 5. तो टोटल कितना आ गया 2 into 8 into 5, so 80 pi. अब ये एरिया है, so you have to write unit accordingly. so what will be unit of this is a rate of change of area with respect to time. so this will be centimeter square per second. so answer is dA upon dt is equal to 80 pi centimeter square per second. okay, so there are 5 questions. okay, let me try fourth also. चलो fourth try करके देखते हैं. तो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपका कह रहा है कि द फोर्थ क्वेश्चन इज so the fourth question is actually an age of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. so there is a cube. so cube में क्या होता है length, width and height. so cube है तो all are equal. so suppose it is x. so variable cube is increasing, so age is increasing. age means size. so age of the variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. so dx upon dt is 3 centimeter per second. okay, so dx upon dt is 3 centimeter per second. and how fast is the volume of the cube increasing? so how fast is the volume of cube increasing? so what is volume? volume is x cube. so we know volume of a cube is side cube, age cube. age I took x, so volume is x cube actually. so now what is, so age of a variable cube is increasing at a rate of 3 centimeter per second. so this is given. how fast is the volume of the cube increasing when age is 10 centimeter long? so dv upon dx, oh sorry, dv upon dt when x is 10, this we have to find. so how fast is the volume of the cube increasing? so how fast is the volume of cube increasing when age is 10 centimeter? so now it will be just you differentiate it. तो यहाँ से आप differentiate करोगे. so dv upon dt is equal to x cube का derivative 3x square dx upon dt. so it is 3x square into dx upon dt. so now you have given dx upon dt as 3 centimeter and x is also given. so you have to find the rate of change of volume when x is 10 actually. so this will be 3 into 9 into, oh okay sorry, so 3 into x square. x is 10, so 10 square is 100 and dx upon dt is 3 actually. so dx upon dt is 3, so this is 900. so 900 and volume, what is the unit of volume? so unit of volume is centimeter cube. so 900 centimeter cube per second. this is the answer. okay, so this is the answer. so dv upon dt is 900 centimeter cube per second. so this is the answer for the fourth question. okay, let's try a few more questions. so अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया एक्सरसाइज 6.1 में 145. so we have already solved. तो मैंने अभी सॉल्व किया 1 4 5. बाकी आपका होमवर्क है, आप ट्राई करो. अब आते हैं इधर कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं. so let's try a few questions from here. तो ये सब इजी है. चलो थोड़ा इधर से ट्राई करते हैं.
Okay, so these are question number 12, 13, 14. चलिए ट्राई करते हैं. So the 12th question is the radius of an air bubble is increasing at the rate of 1/2 centimeter per second. So आपको radius दे रखा है. So dr upon dt is equal to 1/2 centimeter per second. Okay, so dr upon dt is 1/2 centimeter per second. At what rate is the volume of the bubble increasing when radius is 1 centimeter? So when radius is 1 centimeter, so what is the rate of change of volume? So when radius is 1 centimeter, so what is the rate of change of volume? So dv upon dt. Again it is similar question like we have already done for the cube. So now it is air bubble. तो इसे स्फेयर एक्चुअली एयर बबल मतलब क्या स्फेयर. तो स्फेयर आपको एक स्फेयर के बारे में बात कर रहा है. सो इट इज स्फेयर. सो यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्फेयर. सो जिसका रेडियस जिसका रेडियस r है. सो लाइक रेडियस r है. सो स्फेयर का रेडियस r है. सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर? 4/3 pi r cube. So just you have to recall the formula. So volume of the bubble is 4/3 pi r cube. So dv upon dt is equal to 4/3 pi r cube is 3x square 3r square dr upon dt. So ये आपका आ जाएगा 4 pi by 3 into 3r square. So r is 1. So it is 3 and dr upon dt. So dr upon dt is already given. So it is half. So finally you have what is the answer here? So 3 gets cancelled. It is the 2 pi. So 2 pi volume is centimeter cube per second. Okay. So centimeter cube per second. So this is the answer for the 12th question. Let's try 14th question. So all are similar questions actually. So let's try 14. Sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. So sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. So centimeter cube per second indicates that it is something volume, rate of change of volume. So it is the dv upon dt is equal to 12 centimeter cube per second. So the dv upon dt is the volume. So dv upon dt क्या है? Volume upon dv upon dt is 12 like this. The falling sand forms a cone on the ground. So it forms a cone on the ground like actually. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. So height is always, this is height, this is radius. So height is always 1/6 of radius. So height is always 1/6 of radius of the base. So how fast is the height of sand cone increasing when the height is 4? So how fast is the height? So dh upon dt is what? When h is equal to 4. Okay. So you have given this thing. So we can start from here. Okay. So now let's continue from here. So d upon dt, what is the volume of the cone? So volume of cone is 1/3 pi r square h, and this is equal to 12. So if you simplify, so यहाँ h is r by 6. So r is 6h. So we can replace r by 6h because we want dh upon dt. तो हमको क्या है dh upon dt फाइंड करना है. तो dh upon dt चाहिए तो हम क्या करेंगे, r की जगह 6h रख दिया. तो यहाँ से 1/3 पाई बाहर, अभी d upon dt यहाँ पे r की जगह रखो तो ये होगा 36h क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 12. थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो.
सो 1/3 पाई बाहर, 36 भी बाहर, एच क्यू का डेरिवेटिव 3h² dh अपॉन dt इज इक्वल टू 12। नाउ सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये 12 आ गया। सो 12 3 36 पाई h², 36 पाई h² dh upon dt. So this quantity is equal to 12. So from here what will happen? So यहां से आप देखो, so dh upon dt की जो वैल्यू आ जाएगी, ये 12 से 36 कट जाएगा तो 1/3 पाई h²। इसने कहा था कि आप फाइंड करो dh अपॉन dt जब h 4 हो, तो आप h की जगह 4 रख दो, ठीक है। सो dh अपॉन dt निकालो जब h 4 हो। तो पुट कर दो आप h को 4, तो 1/3 पाई इंटू 16। तो जब h को मैं 4 रखता हूं तो क्या होगा देखो, सो 1/48 पाई। सो dh अपॉन dt क्या है, 1/48 पाई, और यूनिट क्या होगा, हाइट है, तो हाइट है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसका आंसर हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर, सो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 एंड 14 सॉल्व किया है। आगे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि टोटल कॉस्ट दे रखा है, प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ एन, टोटल कॉस्ट cx रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय। तो आपको cx जो है टोटल कॉस्ट दे रखा है, तो पूछता है मार्जिनल कॉस्ट क्या है। देखो फॉर्मूला है सिंपली, तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट। सो डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट करेंगे तो आपको मार्जिनल कॉस्ट आएगा। तो ये फॉर्मूला आप यूज करो, marginal cost. So this is the identity. So derivative of total cost is the marginal cost. So simply आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपको डिफरेंशिएट करना है, c डैश x निकालो और c डैश x में x की जगह 17 रख दो, तो c डैश 17 निकालो। तो ये आसान क्वेश्चन है, आप डिफरेंशिएशन करो x के रेस्पेक्ट में और डिफरेंशिएशन के बाद जो आंसर आएगा उसमें x की जगह 17 रख देना, तो ये आ जाएगा। सेम यहाँ भी ऐसे ही है, जो ये 16 क्वेश्चन है, टोटल रेवेन्यू दे रखा है रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द एक्स यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट गिवन बाय। तो ये टोटल रेवेन्यू है। अगेन आपसे पूछ रहा है मार्जिनल रेवेन्यू बताओ, तो टोटल कॉस्ट हो या टोटल रेवेन्यू हो, आपको उससे मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है, तो आप डिफरेंशिएट कर दो जस्ट। तो आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। सो आर डैश एक्स निकालो, तो ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू आ गया, इसमें आप एक्स को 7 रख दो, तो आर डैश 7 जो है इसका आंसर है। मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन दिस इज दिस, सो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आर डैश 7 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो एक 17 में देख लेते हैं। तो क्या द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो ये तो हमने पहला क्वेश्चन यही था, पहला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आप सॉल्व करो खुद ही। सो here the total revenue is production this, so again same है, डिफरेंशिएशन करो, x को 15 रखो, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 36 और x को आप 15 रख दो, तो 90 प्लस 36 देख लो, 90 प्लस 36 ना, क्योंकि आप r डैश x निकालोगे सो आपका आएगा 6x प्लस 36, सो r डैश 15, सो 90 प्लस 36 तो 126, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो आज हमने सॉल्व किया है 6.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी से, जो बेस था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पे, लाइक रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, है ना। सो इस तरीके से रेट ऑफ चेंज पे बेस था। तो आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए 6.1, अगर कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट।
चलिए कंटिन्यू करते हैं, आज थोड़ा लेट हो गया तो हाँ जी गुड इवनिंग। तो तो अभी हम लोग जो चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वो कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने 6.1 एक्सरसाइज किया था जो बेस्ड था रेट ऑफ चेंज पे, लाइक dy by dx का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ यूट्यूब लाइव सर, लाइव नहीं किए, रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे। तो चलिए तो ये पहली एक्सरसाइज मैंने लास्ट क्लास में किया था कि जिसमें ये हम देख रहे थे कि मतलब जैसे dy अपॉन dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, या सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ y का मतलब होगा dy अपॉन dt। dy अपॉन dx का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमने पिछली क्लास में किया था 6.1 एक्सरसाइज। तो ये मैंने सॉल्व कराए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, ये 6.1 एक्सरसाइज, तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था। आज यहां से स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, ये है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे एक्चुअली मेनली 4 कैटेगरी है, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, आगे बताएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरह से फंक्शन क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी हो सकता है जो कुछ भी ना हो, है ना। तो आइए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सो हमें क्या समझना है, इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। इंक्रीजिंग फंक्शन बताइए, आपको कुछ आइडिया है धर्मेंद्र जी, कैसे डिफाइन करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन को आप? ये बोर्ड पूरा विजिबल है कि नहीं? यस सर विजिबल है। मतलब कट तो नहीं रहा कुछ पार्ट ना? ठीक है। तो बताइए इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? तो जो फंक्शन f(x) ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो उसको डिक्रीजिंग बोलेंगे। लेकिन वो तो थ्योरम है, डेफिनेशन क्या है? तो आप बता रहे हैं वो एक्चुअली थ्योरम है, डेफिनेशन थोड़ा अलग होगा। तो जो डेफिनेशन है, तो यहाँ जो एनसीईआरटी में इंक्रीजिंग का मतलब ये लिखा है, मान लीजिए मैं बोलता हूं कि अ फंक्शन f, मान लीजिए f है, हाँ? सीक्वेंस में जो डेफिनेशन लगाते थे, हाँ क्या लगाते थे आप? यस, हाँ सो वही वो वाली यहाँ पे एक्चुअली डेफिनेशन वही है। वो f'(x) वाला जो वो थ्योरम है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं एज अ थ्योरम, बट डेफिनेशन यही है। कि डेफिनेशन क्या है कि एक फंक्शन है और फंक्शन f इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल i, ऑन इंटरवल i इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो कोई फंक्शन f है वो इंक्रीजिंग होगा इंटरवल i पे इफ एंड ओनली इफ ऐसा हो कि मान लीजिए x1 कोई नंबर है लेस देन x2 है। सो x1 एक नंबर है, x2 दूसरा नंबर है, उस इंटरवल i में लिखूंगा अभी। सो x1 x2 कोई दो नंबर है इंटरवल i में। तो अगर x1 लेस देन x2 है, मैं इंक्रीजिंग फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं। सो fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2, ऐसा होना चाहिए, इसी ऑर्डर में होने चाहिए कि fx1 या तो इक्वल हो, fx1 आइदर इक्वल टू fx2 और लेस देन विल वर्क। और ये होना चाहिए फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू r। ये r नहीं, तो यहाँ पे इंटरवल i पे बात कर रहा हूँ। सो इंटरवल i पे, मैं इंटरवल i पे बात कर रहा हूँ। सो ये वाली डेफिनेशन हुई
इंक्रीजिंग फंक्शन की। और जो आप जानते हैं वो थ्योरम जानते हैं। थ्योरम क्या कहता है? सो थ्योरम कहता है कि अ फंक्शन f इज, लेकिन ये थ्योरम तब वैलिड है जब फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो। अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा तो फिर डेफिनेशन से जाना पड़ेगा, है ना। सो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए ये थ्योरम है एक्चुअली। जो f डैश x की बात करते हैं आप, वो तो सिर्फ डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए होगा ना। सो अ फंक्शन f जो है, कोई फंक्शन है f, ठीक है ना। सो अ फंक्शन f इज इंक्रीजिंग on interval I if and only if तो यहां जो मैं बोल रहा हूं, ये फंक्शन लिख रहा हूं डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, तभी ये थ्योरम वैलिड होगा, है ना। सो ये थ्योरम वैलिड होगा जब डिफरेंशिएबल होगा, तो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएबल फंक्शन f, ठीक है। सो f डैश x should be more than equal to 0 for all x belongs to I। तो ये एक थ्योरम है जो कि इफ एंड ओनली इफ ट्रू है यहाँ पे, कि कोई फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है इंटरवल i पे, इफ एंड ओनली इफ f डैश x मोर देन इक्वल टू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। सो f डैश x क्या होगा? मोर देन इक्वल टू 0 होगा हर x जो कि i में बिलोंग कर रहा है उसके लिए। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। हाँ, इंटरवल क्या क्या ले सकते हैं हम? कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं? नहीं, यहाँ पे जो भी हम बात कर रहे हैं वो रियल नंबर का, वो नंबर लाइन के होंगे ना, क्योंकि यहाँ सब रियल फंक्शन है एक्चुअली। तो रियल फंक्शन है तो आप नंबर लाइन का सबसेट ले सकते हैं। हाँ, तो हम यहाँ नंबर लाइन पे बात कर रहे हैं एक्चुअली, है ना। तो हम नंबर लाइन वाले ही वो कंसीडर करेंगे। थोड़ा सा इसको वो कर सकते हैं। सो क्लियर विजिबल है कि नहीं, है ना। विजिबल है, थोड़ा वो हो गया, ब्लर हो गया, शायद ब्लर हो गया। नहीं सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है ना। विजिबल है। हाँ, चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं ऐसे ही। पक्का दिख रहा है ना? ठीक है। तो है, ठीक है। सही दिख रहा है, सही दिख रहा है। ओके ओके, ठीक है। चलिए इसको भी ठीक करते हैं अगले क्लास में। तो अभी क्या है कि, है ना, ये डेफिनेशन हो गया कि सिंपल, जैसे एग्जांपल के लिए अब देखिए, एग्जांपल के लिए अगर आप बात करेंगे, जैसे fx इक्वल टू सिंपल 2x प्लस 3 है, तो अगर यहाँ f डैश x आप निकालेंगे तो क्या होगा? 2 आ गया, जो कि मोर देन 0 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। सो f इज, और ये किसके लिए ट्रू है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब ये हो गया कि f इज इंक्रीजिंग ऑन r। तो यहाँ इंटरवल आपका पूरा रियल नंबर आ गया एक्चुअली, है ना। ये पूरे रियल इंटरवल के लिए ट्रू होगा। और इसका अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊं, जैसे आप ग्राफिकली इसको देखिए, लीनियर फंक्शन ऐसे तो x को 0 रखेंगे तो y 3 होगी, 1 2 3। सो ये होगी, और y को 0 पुट करेंगे तो x माइनस 3y2 मान लीजिए यहाँ पे। सो इस तरह का कोई ये आपका फंक्शन है, ये y बराबर 2x प्लस 3 हो गई, ठीक है। सो y बराबर 2x प्लस 3। तो आप यहाँ देखिए, जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये क्या कहना चाह रहा था? ये कहना चाह रहा था जैसे x1 लेस देन x2 है तो x2 ज्यादा है x1 से, तो जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे
फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, देखो जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, फंक्शन ना ऊपर की तरफ जा रही है। तो जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओ, डेफिनेशन कह रहा है फंक्शन की वैल्यू बढ़ती रहनी चाहिए। दूसरा आप इसको भी यहाँ वेरीफाई, है ना, अदर एक तरीका ये हो गया प्रूफ करने का। दूसरा तरीका है सेकेंड मेथड, आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि अगर x1 लेस देन x2 है तो इसका मतलब है कि 2x1 लेस देन 2x2 है। दोनों तरफ 3 ऐड कर लीजिए। सो दोनों तरफ 3 ऐड करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको कि यहाँ पे 2x1 प्लस 3 लेस देन 2x2 प्लस 3। सो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, f of x1 is less than f of x2। So x1 less than x2, so f of x1 is less than f of x2। तो इस तरीके से आ गया। So ये हमारे पास ऐसा है कि x1 less than x2 है, so fx1 less than fx2। इनफैक्ट है ना, आप इक्वलिटी लगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। So वैसे स्ट्रिक्टली आगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है उस डेफिनेशन को। तो ये हो गया एग्जांपल। दूसरा आता है 1-1 भी है ना। हाँ, ऐसे तो 1-1 भी है क्योंकि ये ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ, तो 1-1 में डिस्टिंक्ट, क्योंकि लीनियर फंक्शन है ना, तो x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी, ये चीज है ना। तो ये हो गया इंक्रीजिंग का डेफिनेशन। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, सिमिलरली डिक्रीजिंग फंक्शन। सो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, कोई फंक्शन है, सेम डेफिनेशन होगा ना, तो क्या होगा, अ फंक्शन f इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल i इफ एंड ओनली इफ सो फंक्शन f है, ठीक है। सो फंक्शन f इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल i इफ एंड ओनली इफ x1 लेस देन x2 इम्प्लाई, यहां पे क्या होगा, हाँ, सो जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी y की वैल्यू घटनी चाहिए। सो लेस देन इक्वल, अच्छा यहाँ पे है तो उल्टा हो जाएगा, मोर देन इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i। इस तरीके जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू घटने लगेगी, है ना। तो x1 छोटा था x2 से, यहाँ fx1 ज्यादा है fx2 से। सो इसमें थ्योरम है, जो इसका रिजल्ट है ये है कि कोई भी फंक्शन f, तो यहाँ डिफरेंशिएबल होने चाहिए। अ फंक्शन f इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल i if and only if so a function f is decreasing on interval I if and only if क्या होना चाहिए, f dash x less than equal to 0 हो जाएगा ना। so f dash x is less than equal to 0 for all x belongs to I, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। so function f डिक्रीजिंग है इंटरवल I पे, अगर f dash x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए। इसके बाद इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे इसका एग्जांपल अगर आप देखेंगे, सो जैसे मैं एग्जांपल लिया था, चलो मैं आपको बताऊं। जैसे एक है fx बराबर, एक है e की पावर x, और एक है fx बराबर e की पावर माइनस x। यहाँ देखो आप, ये दूसरा एग्जांपल जो पहले मैंने लिया था उस तरह का लूं तो मान लीजिए ऐसा आ गया -2x + 3 टाइप का, लेट से। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप f dash x निकालोगे तो -2 जो कि लेस देन इक्वल टू 0 है, कहाँ पे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब जो है f इज डिक्रीजिंग ऑन r। इसको दूसरे तरीके से अगर प्रूव करो, एक मेथड ये हो गया दिखाने का डिक्रीजिंग, दूसरा तरीका क्या है कि आप ऐसा करो x1 लेस देन x2 लो, तो क्या होगा 2x1 लेस देन 2x2 होगा, बट यहां तो -2x1 है। तो जब -2x1 है तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सो ये जो -2x1 है मोर देन हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब एडिंग 3 बोथ साइड, तो एडिंग 3 बोथ साइड
तो यहां से आ गया जो fx1 है वो मोर देन fx2 है। तो आप इक्वलिटी में लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लेस देन और इक्वल टू, तो यहां तो है ना, या मोर देन और इक्वल टू, तो ये मोर देन है तो मोर देन और इक्वल टू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने मतलब ये फिट हो जाएगा डेफिनेशन पे। अगर आप यहाँ इक्वल भी लगा देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। तो ये है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, जैसे इस क्वेश्चन में है, अब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, f' निकालेंगे e की पावर x होगी जो कि मोर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यहाँ से आप f' निकालेंगे, माइनस e की पावर माइनस x होगी जो लेस देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इस तरीके से तो जो f' है वो मोर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यहाँ f' माइनस e की पावर माइनस x है, नेगेटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ से क्या पता चला आपको कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। अभी तत्काल मैं ऐसा लिख देता हूं, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। और ये वाला फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, तो ये पूरे आर पे बात कर रहे हैं। अब आपसे क्या पूछ लेता है वो कि एक ऐसा इंटरवल बताओ जहां ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं क्वेश्चन बुक का लूं, चलो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो ये तो आपका हो गया डेफिनेशन, अभी देखा हमने कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। अभी आप आगे देखिए, अब अगला आता है, अच्छा इसका अगर ग्राफ बना दो तो कैसा होता। अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, इस वाले का ग्राफ, तो x को 0 रखेंगे y3 तो रहेगा, और y को 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 3y2। ओके, तो ये ऐसा फंक्शन है। देखिए जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे y की वैल्यू कम होती जा रही है, तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू घटती जा रही है एक्चुअली, ठीक है ना। तो x की वैल्यू जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं y की वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, है ना। ये डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू घटेगी। तो ये डिक्रीजिंग है। यहाँ भी अगर बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे आप, सो ये जो पहला फंक्शन है इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये होगा इस तरह से, ये e की पावर x का ग्राफ है। अगर आप दूसरे वाले का ग्राफ बनाएंगे तो नेगेटिव है ना, x प्लस इन्फिनिटी होगा तो y 0 हो जाएगा। सो ये होगा ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ है। तो देखिए ये डिक्रीजिंग है, जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है y की वैल्यू घटती जा रही है। यहाँ x की वैल्यू जो बढ़ती जा रही है तो y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और यहाँ x जो बढ़ाएंगे y की वैल्यू घटती जाएगी। तो ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसमें चार चीजें हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो अब है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बताइए, तो इसमें क्या होगा कि हाँ इक्वल टू हट जाएगा, करेक्ट। अ फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल i if and only if, so कोई फंक्शन f है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन इंटरवल i if and only if यहां होगा x1 less than x2 imply fx1 is strictly less than fx2 for all x1 x2 belongs to जो भी इंटरवल i। सो ये डेफिनेशन हुआ। तो यहाँ डिफरेंस क्या है, अब देखिए जब मैं इंक्रीजिंग फंक्शन लिखा था तो यहाँ इक्वलिटी भी लिखा था, यहाँ इक्वलिटी भी अलाउड है वहां पे। यहाँ पे इक्वलिटी अलाउड नहीं है, मतलब अगर दो डिफरेंट पॉइंट लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट ही होनी चाहिए, इक्वल नहीं। वहां इक्वल भी हो सकती थी, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा अभी, है ना। जैसे अच्छा यहाँ मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे इस तरह का फंक्शन है, अभी ये फंक्शन है, सो ये बताइए ये क्या है। और जैसे इस तरह का कोई फंक्शन होता है कि मान लीजिए ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना है ना। अभी समझाने के लिए मैं ऐसा लिखता हूँ, देखिए एक इस तरह का फंक्शन है और एक फंक्शन हो सकता है दिस दिस दिस। मुझे बताइए
कौन सा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसमें से, है ना? सो देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, साथ में ऑल्सो इंक्रीजिंग बोल सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये दोनों है, इसको आप इंक्रीजिंग भी बोलोगे तो भी गलत नहीं है। दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि हर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग भी होगा, बट इंक्रीजिंग जरूरी नहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये देखिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप x1 x2 यहाँ चूज करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ गई। इसका ये मतलब हुआ एक्चुअली कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए क्या चाहिए कि x1 लेस देन x2 है तो fx1 की वैल्यू लेस देन fx2, फंक्शन ऊपर ही जाना चाहिए, कभी x के पैरेलल नहीं आना चाहिए। इसमें ये है कि फंक्शन कभी भी x के पैरेलल नहीं आना चाहिए, x एक्सिस के, तो यहाँ पैरेलल आ गया, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है बट नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो इंक्रीजिंग भी होगा, बट अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है जरूरी नहीं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। ये एग्जांपल है, तो कहने का क्या मतलब, इसको थोड़ा सा मैं थ्योरम से एक्सप्लेन करता हूं। सो जैसे एक तो थ्योरम में ये लिखा हूं कि इफ f is strictly increasing, अगर f strictly increasing है then f is also increasing function, also increasing function, ठीक है ना। but converse is not true, but converse is not true, जैसे इस टाइप का एग्जांपल हो जाएगा। तो जहां ऐसा हो रहा है मैं फंक्शन लिख के भी दिखा सकता हूं, जैसे मान लीजिए ऐसा है fx, जैसे x when x is between 0 and मान लीजिए या x is less than 0 बोल दीजिए, x when x is less than 0, फिर मान लीजिए less than 0 ना, 0 when x is between 0 and 1, मान लो इस तरह से मैंने x एक्सिस को ही पैरेलल कर दिया यहाँ पे, मतलब x एक्सिस से लाइन हो गई, और फिर आप दोबारा x हो गया जब y की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 1 है, मान लो इस तरह से एग्जांपल, मोर देन 1 ना, नॉट इक्वल टू, मोर देन 1। तो इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसा होगा, अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा कि 0 से पहले ये फंक्शन क्या है, x है, सो y बराबर x चल रहा है, उससे बाद ऐसा हो गया ये x एक्सिस पे ही आ गया 1 तक, 1 के बाद फिर y बराबर x, अच्छा एक मिनट, 1 पे क्या हो जाएगा, ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो गया नहीं, 1 पे वैल्यू 0 है और मैं कंटीन्यूअस बनाना चाहता हूं तो उसके लिए क्या करूंगा, चलो मान लो मैं x माइनस 1 ले लेता हूं ताकि कंटीन्यूअस हो जाए, है ना। तो x माइनस 1 ले लेंगे तो वैल्यू इसकी 1 पे 0 आ जाएगी, हाँ ठीक है। तो अब ये ऐसा टाइप का हो जाएगा, कहने का ये मतलब है। तो ये मैं कॉन्टिन्यूअस बना रखना चाहता हूँ, वो डिसकंटिन्यूअस हो गया था, तो इस तरीके से ये ग्राफ देखिए आप, तो ये x एक्सिस पे ही चला गया कुछ 0.01 के बीच में, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ये सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। और रिजल्ट देखिए वहां हमने देखा था कि अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन इफ एंड ओनली इफ f डैश एक्सिस, लास्ट वाला, हाँ सर लास्ट में x-1 जो था वो वाला किधर कैसे, मतलब ग्राफ बना दिया y बराबर x माइनस 1 का, ओके तो x को 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 है ना, x को 1 रखेंगे 0, x को 2 रखेंगे 1, तो वो ग्राफ हो गया। तो ये आपका ये ग्राफ आ गया कि ये ग्राफ था 0 तक, 0 से 1 के बीच ये है, 1 के बाद ये है, ये है। So this function is increasing function but not a strictly increasing function actually। चलिए थोड़े आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है नेक्स्ट, वो थ्योरम लिख रहा था मैं, तो आपने पीछे थ्योरम क्या देखा था कि a function is increasing function if and only if, दोनों तरफ से ट्रू है, f dash x more than equal to 0। यहाँ पे
क्या होगा देखिए, यहां पे जस्ट वन वे ट्रू है। इफ f इज नहीं, इफ f dash x is more than equal to 0 for all x belongs to I, then f is strict, नहीं not equal to, है ना, इक्वल टू लगाएंगे तो वो तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखना है। तो मान लीजिए f dash x स्ट्रिक्टली मोर देन 0 है, 0 से ज्यादा ही है, तो स्ट्रिक्टली मोर देन 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एग्जांपल के लिए वो मैंने एग्जांपल लिया था e की पावर x वाला, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे f dash x, ये e की पावर x, ये हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, चाहे x कोई भी रियल नंबर ले लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये इसका ग्राफ होता है, ये ऊपर की तरफ जाता रहता है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? अगर कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो क्या उसका f dash x हमेशा 0 से ज्यादा आएगा? बताइए। यहां है बट कन्वर्स, अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मान लीजिए अभी मैंने बताया आपको कि f dash x मोर देन 0 है, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब मैं बोल रहा हूं कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देन f dash x मोर देन 0, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो ऐसा जरूरी नहीं है ना, बट कन्वर्स ऑफ above स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। एग्जांपल बताइए कोई कि ऐसा हो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो बट उसका f dash x 0 के इक्वल भी हो सकता है किसी पॉइंट पे। बताइए कोई ऐसा फंक्शन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और उसका डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे 0 के इक्वल भी हो सकता है। अच्छा, एक्स क्यूब के बारे में जानते हैं आप? एक्स क्यूब का हम ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनता है, रफली मैं बना रहा हूं। सो एक्स क्यूब क्या दिख रहा है आपको? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं ग्राफ से? अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि x1 लेस देन x2 है तो x1 की पावर 3 लेस देन x2 की पावर 3 होगी, यस सर नो? और ये बताना चाह रहा है कि जो x क्यूब है वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है डेफिनेशन से, कि अगर x1 लेस देन x2 होगा तो x1 की पावर 3 स्ट्रिक्टली लेस देन x2 की पावर 3 होगी। सो मतलब दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। बट इसका डेरिवेटिव की बात करो आप, एग्जांपल के लिए मैंने कहा x क्यूब ले लो, तो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, ये पूरे रियल नंबर पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बट इसका आप f dash x जब फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर। और ये जो 3x स्क्वायर है क्या ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा? पॉजिटिव नहीं रहेगा, स्क्वायर है। किसी पॉइंट में 0 होगा कि नहीं? स्क्वायर है तो सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव तो ही रहेगा, पॉजिटिव होता है 0 से ज्यादा। अगर मैं x को 0 रख दूं तो 0, तो 0 पॉजिटिव थोड़ी है, 0 पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। तो ये दिस इज मोर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अगर आप ऐसा लिखते हैं कि x इज मोर देन 0 तो गलत हो जाएगा, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। आपको लिखना पड़ेगा मोर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये x बराबर 0 पे 0 भी होगा। तो इसलिए ये थ्योरम इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, इस थ्योरम का कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा एक्चुअली, कि अगर f dash x मोर देन 0 है तो f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, f अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो f dash x मोर देन 0 होना जरूरी नहीं है। ये एग्जांपल है। सेम चीजें डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए है, तो अब आप लिखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन सेम डेफिनेशन होगा सिमिलर टाइप का, कि a function f is strictly decreasing on interval I if and only if, so a function f is
strictly decreasing on interval I if and only if x1 less than x2 will imply fx1 strictly more than fx2 for all x1 x2 belongs to I, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन हो गया आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, ठीक। तो ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। सो है ना, एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं इस तरह का फंक्शन जो होगा, इस तरह का फंक्शन वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा कि जैसे x की वैल्यू बराबर है, और अगर एग्जांपल लिखूं जैसे fx बराबर मैंने लिखा था -2x + 3, ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा आएगा, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही है ये। बट अगेन थ्योरम क्या था, सो जो थ्योरम है यहाँ भी वैसे ही है कि थ्योरम ये है कि अगर ऐसा हो f' लेस देन 0 हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I, देन f is strictly decreasing function, strictly decreasing function, ठीक है ना। अगेन इसका कन्वर्स ट्रू होगा नहीं, सो अगेन कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट जो कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम इज नॉट ट्रू, वो ट्रू नहीं है। कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, हाँ -x⁻³ ले सकते हैं। यस यस, सो अब -x⁻³ काम कर जाएगा, क्योंकि इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो है ना, अभी ऐसे जा रहा था, अब ऐसे जाएगा ना, 4 टाइप का हो गया। सो x नेगेटिव लेंगे, ये पॉजिटिव हो गई, और x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। सो दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। बट क्या हो रहा है, लेकिन दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे f' जो है, जो -3x² है, दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली लेस देन 0, ऐसा नहीं लिख सकते आप, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, डिक्रीजिंग ऑन r। तो ये जो -x³ है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है r पे, बट इसका f डेरिवेटिव जो है लेस देन इक्वल टू 0 है, सो यू कैन नॉट राइट स्ट्रिक्टली लेस देन 0 एक्चुअली, है ना, यू कैन नॉट राइट स्ट्रिक्टली लेस देन 0। और ये सिर्फ इसका काउंटर एग्जांपल बोल सकते हैं ना इसको। हाँ हाँ हाँ, स्टेट, तो काउंटर बोलते हैं। हाँ, इसे वो काउंटर एग्जांपल बोलते हैं, किसी स्टेटमेंट को गलत कहना है तो काउंटर एग्जांपल है ना, काफी रहता है गलत कहने के लिए। तो चलिए, हमने तो डेफिनेशन लिख दिया सारा, अब यहाँ पे देखना था क्या है, तो मुझे लगता है टाइम भी निकल गया, तो अभी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेरी 7 to 9, 9 to 11 क्लास है, तो इसको हम है ना यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मतलब अभी बस मैंने अपनी तरफ थ्योरी बताए हैं, नेक्स्ट क्लास देखेंगे ये लोग क्या लिखते हैं, उसके बाद है ना। तो यहाँ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, तो यही समझा रहा होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक बार, क्योंकि डेफिनेशन मैंने लिखा दिया, अब इसको यहाँ से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या क्या समझा रखा है, फिर इसके आधार पे हम लोग आगे थोड़ा फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो अगली क्लास में मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, आज तो क्वेश्चन नहीं करा पाए, आज जस्ट हमने थ्योरी डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक पे जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है 6.2 एक्सरसाइज एक्चुअली, उसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे इसमें क्या डिफाइन किया उसके हिसाब से। तो आज तो टाइम निकल गया, जो हमने थ्योरम्स देखे ना, आप देखिएगा ध्यान, ये देखो डेफिनेशन है, ये जैसे डेफिनेशन हो गया जैसे मैंने लिखा है, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एनसीईआरटी में कैसे डिफाइन किया है, वो जो मैंने डिफाइन किया अपने तरीके से डिफाइन किया, अपने तरीके से थ्योरम बताए। अब देखेंगे एनसीईआरटी में कैसे डिफाइन किया नेक्स्ट क्लास में, फिर इस पे बेस्ड जो एनसीईआरटी में 6.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन सब वो देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट। ओके सर, एनसीईआरटी कोर्स कब से बदला है इसमें, तो कौन सा एडिशन बढ़िया रहेगा जिसमें ज्यादा हो? ये जो मुझे लग रहा है अभी पता है नया कोई आने वाला है, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उस पे, लेकिन अभी ये तो आई थिंक 2005 से ही चल रहा है। ये जो लास्ट मेरे पास बुक है या अभी जो मार्केट में चल रहा है 2005 में लास्ट टाइम चेंज हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है। तो सही रहेगा ना एडिशन सर? हाँ, 2005 के बाद का चल रहा है, तो वो अभी चल रहा है एक्चुअली। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।